साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने। बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक अद्भुत और जादुई कहानी चंद्रकांता संतति खंड 1 भाग 3 का 10वां बयान लेकर के। तो साथियों आइए शुरू करते हैं 10वां बयान। कुछ रात जा चुकी है। रोहतासगढ़ किले के अंदर अपने मकान में बैठी हुई बेचारी किशोरी न मालूम किस ध्यान में डूबी हुई है और क्या सोच रही है। कोई दूसरी औरत उसके पास नहीं है। आखिर किसी के पैर की आहट पा अपने ख्याल में डूबी हुई किशोरी ने सिर उठाया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। लाली ने पहुंचकर सलाम किया और कहा, माफ़ कीजिएगा, मैं बिना हुक्म के इस कमरे में आई हूँ। किशोरी, मैंने लौंडियों को हुक्म दे रखा है कि इस कमरे में कोई न आने पावे, मगर साथ ही इसके ये भी कह दिया था कि लाली आने का इरादा करे तो उसे मत रोकना। लाली, बेशक आपने मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की। किशोरी, मगर न मालूम तुम मेरे ऊपर दया क्यों नहीं करती। आओ बैठो। लाली, बैठकर आप ऐसा न कहें, मैं जी जान से आपके काम आने को तैयार हूँ। किशोरी, ये सब बनावटी बातें करती हो। अगर ऐसा ही होता तो अपना और कुंदन वाला भेद मुझसे क्यों छिपाती। नारंगी वाले भेद से तो मैं पहले ही हैरान हो रही थी, मगर जब से कुंदन ने अपनी बातों का असर तुम पर डाला है तब से मेरी घबराहट और भी बढ़ गई है। लाली, बेशक आपको बहुत कुछ ताज्जुब हुआ होगा। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि कुंदन ने उस समय जो मुझे कहा था या कुंदन की जिन बातों को सुनकर मैं डर गई थी वह उसे पहले से मालूम न थी। अगर मालूम होती तो जिस समय मैंने नारंगी दिखाकर उसे धमकाया था उसी समय वह मुझसे बदला ले लेती। अब मुझे विश्वास हो गया कि इस मकान में कोई बाहर का आदमी ज़रूर आया है जिसने हमारे भेद से कुंदन को होशियार कर दिया। अफसोस अब मेरी जान मुफ्त में जाया चाहती है, क्योंकि कुंदन बड़ी ही बेरहम और बदकार औरत है। किशोरी, तुम्हारी बातें मेरी घबराहट को बढ़ा रही है। कृपा करके कुछ कहो तो सही, क्या भेद है। लाली, मैं बिल्कुल सही हाल आपसे कहूँगी और आपकी चिंता दूर करूँगी, मगर आज रात भर आप मुझे और माफ़ कीजिए और इस समय एक काम में मेरी मदद कीजिए। किशोरी, वह क्या। लाली, ये तो मुझे विश्वास हो ही गया कि अब मेरी जान किसी तरह नहीं बच सकती, तो भी अपने बचने के लिए मैं कोई न कोई उद्योग ज़रूर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि अपने मरने से पहले ही कुंदन को इस दुनिया से उठा दूँ, मगर एक ऐसी अंडस में पड़ गई हूँ कि ऐसा करने का इरादा भी नहीं कर सकती। हाँ, कुंदन का कुछ विशेष हाल जानना चाहती हूँ और इसके बाद बाग के उस कोने वाले मकान में घुसना चाहती हूँ जिसमें हरदम ताला बंद रहता है और दरवाजे पर नंगी तलवार लिए दो औरतें बारी बारी से पहरा दिया करती है। इन्हीं दोनों कामों में मैं आपसे मदद लिया चाहती हूँ। किशोरी, उस मकान में क्या है और तुम्हें कुछ मालूम है। लाली, हाँ, कुछ मालूम है और बाकी भेद जानना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि अगर आप भी मेरे साथ उस मकान के अंदर चलेंगी और हम दोनों आदमी किसी तरह बचकर निकल आवेंगे तो फिर आपको भी इस कैद से छुट्टी मिल जाएगी, मगर उसके अंदर जाना और बचकर निकल आना यही मुश्किल है। किशोरी, यह और ताज्जुब की बात तुमने कही। खैर, ऐसी ज़िंदगी से मैं मरना उत्तम समझती हूँ। जो कुछ तुम्हें करना हो करो और जिस तरह की मदद मुझसे लिया चाहती हो लो। लाली, एक छोटी सी तस्वीर कमर से निकाल और किशोरी के हाथ में देकर, थोड़ी देर बाद मामूली तौर पर कुंदन ज़रूर आपके पास आवेगी। उस समय यह तस्वीर ऐसे ढंग से उसे दिखाइए जिसमें उसे यह न मालूम हो कि आप जानबूझकर दिखा रही हैं। फिर उसके चेहरे की जैसी रंगत हो या जो कुछ वह कहे मुझसे कहिए। इस समय तो यही एक काम है। किशोरी, यह काम मैं बखूबी कर सकूंगी। किशोरी ने लाली के हाथ से तस्वीर लेकर पहले खुद देखी। इस तस्वीर में एक खो की हालत दिखाई गई थी जिसमें एक आदमी उल्टा लटक रहा था और एक औरत हाथ में छुरा लिए
उसके बदन में घाव लगा रही थी। पास में एक कमसीन औरत खड़ी थी और कोने की तरफ कब्र खोदी जा रही थी। पाठक, यह तस्वीर ठीक उस समय की थी जिसका हाल हम पहले भाग के 8वें बयान में लिखाए हैं, मगर वह हाल किशोरी को अभी तक मालूम नहीं हुआ था। किशोरी उस तस्वीर को देखकर बहुत ही हैरान हुई और उसके बारे में लाली से कुछ पूछना चाहा, मगर लाली तस्वीर देने के बाद वहाँ न ठहरी, तुरंत बाहर चली गई। लाली के जाने के थोड़ी ही देर बाद कुंदन आ पहुँची, मगर उस समय किशोरी उस तस्वीर को देखने में अपने को यहाँ तक भूली हुई थी कि कुंदन का आना उसे तब मालूम हुआ जब उसके पास आकर कुछ देर तक खड़े रहकर पूछा, कहो बहन, क्या देख रही हो? किशोरी चौंक कर, हैं, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? कुंदन, कुछ देर से। इस तस्वीर में कौन सी ऐसी बात है जिसे तुम बड़े गौर से देख रही हो? किशोरी, तुमने इस तस्वीर को देखा है? कुंदन, सैकड़ों दफ़े। मैं समझती हूँ कि यह तस्वीर तुम्हें लाली ने खास मुझे दिखाने के लिए दी है। आप लाली से कह दीजिएगा कि मैं इस तस्वीर को देखकर नहीं डर सकती। मैं बिना बदला लिए कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जिस दिन पहले पहल रात को आपसे मुलाकात हुई थी, उस दिन यहाँ से मेरे निकल जाने का सामान बिल्कुल ठीक था। इसी लाली ने मेरे उद्योग को मिट्टी में मिला दिया और मेरे मददगारों को भी फंसा दिया। खैर, देखा जाएगा। मैं आपके मिलने से प्रसन्न थी, मगर अफसोस उसने झूठी बात गढ़कर आपका दिल भी मेरी तरफ से फेर दिया। तो भी मैं आपके साथ बुराई न करूंगी और जहाँ तक हो सकेगा उसकी चालबाजियों से आपको होशियार कर दूंगी। मानने न मानने का आपको अख्तियार है। किशोरी, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या हो रहा है। हे ईश्वर, मैंने क्या अपराध किया था कि चारों तरफ से संकट ने आकर घेर लिया। हाय, मैं बिल्कुल नहीं जान सकती कि कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन। इतना कह किशोरी रोने लगी। उसने अपने को बहुत संभालना चाहा, मगर न हो सका। हिचकियों ने उसका गला दबा दिया। कुंदन किशोरी के पास बैठ गई और उसका हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर बोली, प्यारी किशोरी, ये समझना तो बहुत मुश्किल है कि हाँ, आपका दोस्त कौन है। बात बनाकर दोस्ती साबित करना भूल है, इसमें दुश्मन के घर में। हाँ, ये मैं ज़रूर साबित कर दूंगी कि लाली आपसे दुश्मनी रखती है। लाली ने आपसे ज़रूर कहा होगा कि आपकी तरह मैं भी कुमार के साथ ब्याह करने के लिए लाई गई हूँ, मगर नहीं, यह बात बिल्कुल झूठ है। असल तो यह है कि लाली मुझको बिल्कुल नहीं जानती और न मैं जानती हूँ कि लाली कौन है। मगर आजकल लाली जिस फिक्र में पड़ी है, उससे मैं समझती हूँ कि वह आपके साथ दुश्मनी कर रही है। ताज्जुब नहीं कि वह आपको एक दिन उस मकान में ले जाए जिसका ताला बराबर बंद रहता है और जिसके दरवाजे पर नंगी तलवार का पहरा पड़ा रहता है, क्योंकि आजकल वहाँ पहरा देने वाली औरतों से दोस्ती बढ़ा रही है और ताला खोलने के लिए एक ताली तैयार कर रही है। उसकी दुश्मनी का अंत उसी दिन होगा जिस दिन वह आपको उस मकान के अंदर कर देगी। फिर आपकी जान किसी तरह नहीं बच सकती। उसका ऐसा करना केवल आप ही के साथ दुश्मनी करना नहीं, बल्कि यहाँ के राजा और इस राज्य के साथ भी दुश्मनी करना है। बेशक वह आपको उस मकान के अंदर भेजेगी और आप उस चौखट के अंदर पैर भी न रखेंगी। किशोरी, उस मकान के अंदर क्या है? कुंदन, सो मैं नहीं जानती। किशोरी, यहाँ का कोई आदमी जानता है? कुंदन, कोई नहीं, बल्कि जहाँ तक मैं ख्याल करती हूँ, यहाँ का राजा भी उसके अंदर का हाल नहीं जानता। किशोरी, क्या मकान कभी खोला नहीं जाता? कुंदन, मेरे सामने तो कभी खोला नहीं गया। किशोरी, फिर कैसे कह सकती हो कि उसके अंदर कोई बच नहीं सकता? कुंदन, इसका जानना तो कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो यही सोचिए कि वहाँ हरदम ताला बंद रहता है। अगर कोई चोर चोरी से भीतर गया भी तो निकलने का मौका मुश्किल से मिलेगा। फिर हम लोगों को उसके अंदर जाकर फ़ायदा ही क्या होगा? आपने देखा होगा, उस दरवाजे के ऊपर लिखा है कि इसके अंदर जो जाएगा उसका सिर आपसे आप कटकर गिर पड़ेगा। जो हो, मगर यह सब होते हुए भी लाली आपको उस मकान के अंदर ज़रूर भेजना चाहेगी। किशोरी, खैर, इस तस्वीर का हाल अगर तुम जानती हो तो कहो। कुंदन, कहती हूँ, सुनो। जब कुंवर इंद्रजीत सिंह को धोखा देकर माधवी ले गई तो उसके छोटे भाई आनंद सिंह उसकी खोज में निकले। एक मुसलमानी ने उन्हें धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया।
और उनके साथ शादी करनी चाहिए, मगर उन्होंने मंजूर न किया और 3 दिन भूखे उसके यहाँ कैद रह गए। आखिर उन्हीं के अय्यार देवी सिंह ने उस कैद से उनको छुड़ाया, मगर उन्हें अभी तक मालूम नहीं है कि उन्हें देवी सिंह ने छुड़ाया था। इसके बाद उस तस्वीर के बारे में जो कुछ आनंद सिंह ने देखा सुना था, कुंदन ने वहाँ तक कह सुनाया। जब आनंद सिंह बेहोश करके उस खो के बाहर निकाल दिए गए, बल्कि घर पहुँचा दिए गए। किशोरी, यह सब हाल तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कुंदन, मुझसे देवी सिंह ने कहा था। किशोरी, देवी सिंह का तुमसे क्या संबंध? कुंदन, जान पहचान है। आपने इस तस्वीर के बारे में लाली से कुछ सुना है या नहीं? किशोरी, कुछ नहीं। कुंदन, पूछिए, देखें क्या कहती है। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, फिर मिलूँगी। किशोरी, जरा ठहरो तो। कुंदन, अब मत रोको, बेमौका हो जाएगा, मैं फिर बहुत जल्दी मिलूँगी। कुंदन चली गई, मगर किशोरी पहले से भी ज़्यादा सोच में पड़ गई। कभी तो उसका दिल लाली की तरफ झुकता और उसको अपने दुख का साथी समझती, कभी सोचते सोचते लाली की बातों में शक पड़ जाने पर कुंदन ही को सच्ची समझती। उसका दिल दोनों तरफ के खिंचाव में पड़कर बेबस हो रहा था। वह ठीक निश्चय नहीं कर सकती थी कि अपना हमदर्द लाली को बनावें या कुंदन को, क्योंकि लाली और कुंदन दोनों अपने असली भेदों को किशोरी से छिपा रही थी। उस दिन लाली ने फिर मिलकर किशोरी से पूछा, उस तस्वीर को देखकर कुंदन की क्या दशा हुई? जिसके जवाब में किशोरी ने कहा, कुंदन ने उस तस्वीर की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और मेरे खुद पूछने पर कहा, मैं नहीं जानती यह तस्वीर कैसी है और न इसे कभी मैंने पहले देखा ही था। यह सुनकर लाली का चेहरा कुछ उदास हो गया और वह किशोरी के पास से उठकर चली गई। किशोरी ने कहा, भला तुम ही बताती जाओ कि यह तस्वीर कैसी है। मगर लाली ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया और चली गई। इस बात को कई दिन बीत गए। लश्कर से कुंवर इंद्रजीत सिंह के गायब होने का हाल भी चारों तरफ फैल गया, जिसे सुन धीरे धीरे किशोरी की उदासी और भी ज़्यादा बढ़ गई। एक दिन रात को अपनी पलंगड़ी पर लेटी हुई किशोरी तरह तरह की बातें सोच रही थी। लाली और कुंदन के बारे में भी गौर कर रही थी। यकायक वह उठ बैठी और धीरे से आप ही आप बोली, अब मुझे खुद कुछ करना चाहिए। इस तरह पड़े रहने से काम नहीं चलता, मगर अफसोस मेरे पास कोई हरवा भी तो नहीं है। किशोरी पलंग के नीचे उतरी और कमरे में इधर उधर टहलने लगी। आखिर कमरे के बाहर निकली, देखा कि पहरेदार लौंडियाँ गहरी नींद में सो रही है। आधी रात से ज़्यादा जा चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई कुंदन के मकान की तरफ बढ़ी। जब पास पहुंची तो देखा कि एक आदमी काले कपड़े पहने उसी तरफ लपका हुआ जा रहा था, बल्कि उस कमरे के दालान में पहुंच गया जिसमें कुंदन रहती है। किशोरी एक पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई, शायद इसलिए कि यह आदमी लौटकर चला जाए तो आगे बढ़ूं। थोड़ी देर बाद कुंदन भी उसी आदमी के साथ बाहर निकली और धीरे धीरे बाग के उस तरफ रवाना हुई जिधर घने दरख्त लगे हुए थे। जब दोनों उस पेड़ के पास पहुँचे जिसकी आड़ में किशोरी छिपी हुई थी, तब वह आदमी रुका और धीरे से बोला, आदमी, अब तुम जाओ, ज़्यादा दूर तक पहुंचने की या पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुंदन, फिर भी मैं कह देती हूँ कि अब 5-7 दिन नारंगी की कोई ज़रूरत नहीं। आदमी, खैर, मगर किशोरी पर दया बनाए रखना। कुंदन, इसके कहने की कोई ज़रूरत नहीं। वह आदमी पेड़ों के झुंड की तरफ चला गया और कुंदन लौटकर अपने कमरे में चली गई। किशोरी भी फिर वहाँ न ठहरी और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट रही, क्योंकि उन दोनों की बातों ने, जिसे किशोरी ने अच्छी तरह सुना था, उसे परेशान कर दिया और वह तरह तरह की बातें सोचने लगी। मगर अपने दिल का हाल किससे कहे, इस लायक वहाँ कोई भी न था। पहले तो किशोरी बनिस्पत कुंदन के लाली को सच्ची और नेक समझती थी, मगर अब वह बात न रही। किशोरी उस आदमी के मुँह से निकली हुई उस बात को फिर याद करने लगी कि किशोरी पर दया बनाए रखना। वह आदमी कौन था? इस बाग में आना और यहाँ से निकल कर जाना तो बड़ा ही मुश्किल है। फिर वह क्यों कर आया? उस आदमी की आवाज़ पहचानी हुई सी मालूम होती है। बेशक मैं उससे कई दफ़े बात कर चुकी हूँ, मगर कब और कहाँ सो याद नहीं पड़ता और न उसकी सूरत का ध्यान बनता है। कुंदन ने कहा था कि 5-7 दिन तक नारंगी की कोई ज़रूरत नहीं। इससे मालूम होता है कि नारंगी वाली बात कुछ उस आदमी से संबंध रखती है और लाली उस भेद को जानती है। इस समय तो
यह निश्चय हो गया कि कुंदन मेरी खैर ख्वाह है और लाली मुझसे दुश्मनी किया चाहती है, मगर इसका भी विश्वास नहीं होता। कुछ भेद खुला, मगर इससे तो और भी उलझन हो गई। खैर, कोशिश करूँगी तो कुछ और भी पता लगेगा, मगर अब की लाली का हाल मालूम करना चाहिए। थोड़ी देर तक इन सब बातों को किशोरी सोचती रही। आखिर फिर अपने पलंग से उठी और कमरे के बाहर आई। उसकी हिफाजत करने वाली लौंडिया उसी तरह गहरी नींद में सो रही थी। जरा रुक कर बाग के उस कोने की तरफ बढ़ी जिधर लाली का मकान था। पेड़ों की आड़ में अपने को छिपाती और रुक रुक कर चारों तरफ की आहट लेती हुई चली जाती थी। जब लाली के मकान के पास पहुंची तो धीरे धीरे किसी की बातचीत की आहट पा एक अंगूर की झाड़ी में रुक रही और कान लगाकर सुनने लगी। केवल इतना ही सुना, आप बेफिक्र रहिए, जब तक मैं जीती हूँ कुंदन किशोरी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती और न उसे कोई दूसरा ले जा सकता है। किशोरी इंद्रजीत सिंह की है और बेशक उन तक पहुँचाई जाएगी। किशोरी ने पहचान लिया कि ये लाली की आवाज़ है। लाली ने यह बात बहुत धीरे से कही थी, मगर किशोरी बहुत पास पहुंच चुकी थी, इसलिए बखूबी सुनकर पहचान सकी कि लाली की आवाज़ है, मगर यह न मालूम हुआ कि दूसरा आदमी कौन है। लाली अपने कमरे के पास ही थी। बात कहकर तुरंत 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ अपने कमरे में घुस गई और उसी जगह से एक आदमी निकल कर पेड़ों की आड़ में छिपता हुआ बाग के पिछली तरफ, जिधर दरवाजे में बराबर ताला बंद रहने वाला मकान था, चला गया। मगर उसी समय ज़ोर ज़ोर से चोर चोर की आवाज़ आई। किशोरी ने इस आवाज़ को भी पहचान कर मालूम कर लिया कि कुंदन है जो उस आदमी को फंसाना चाहती है। किशोरी फौरन लपकती हुई अपने कमरे में चली आई और चोर चोर की आवाज़ बढ़ती ही गई। किशोरी अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट रही और उन बातों पर गौर करने लगी जो अभी 2-3 घंटे के हेर फेर में देख सुन चुकी थी। वह मन ही मन में कहने लगी, कुंदन की तरफ भी गई और लाली की तरफ भी गई, जिससे मालूम हो गया कि वे दोनों एक एक आदमी से जान पहचान रखती है और जो बहुत छिपकर इस मकान में आता है। कुंदन के साथ जो आदमी मिलने आया था, उसकी जुबानी जो कुछ मैंने सुना, उससे जाना जाता था कि कुंदन मुझसे दुश्मनी नहीं रखती, बल्कि मेहरबानी का बर्ताव किया चाहती है। इसके बाद जब लाली की तरफ गई तो वहाँ की बातचीत से मालूम हुआ कि लाली सच्चे दिल से मेरी मददगार है और कुंदन शायद दुश्मनी की निगाह से मुझे देखती है। हाँ ठीक है, अब समझी, बेशक ऐसा ही होगा। नहीं नहीं, मुझे कुंदन की बातों पर विश्वास न करना चाहिए। अच्छा, देखा जाएगा। कुंदन ने बेमौके चोर चोर का शोर मचाया, कहीं ऐसा न हो कि बेचारी लाली पर कोई आफत आवे। इन्हीं सब बातों को सोचती हुई किशोरी ने बची हुई थोड़ी सी रात जागकर ही बिता दी और सुबह की सफ़ेदी फैलने के साथ ही अपने कमरे के बाहर निकली, क्योंकि रात की बातों का पता लगाने के लिए उसका जी बेचैन हो रहा था। किशोरी जैसे ही दालान में पहुंची, सामने से कुंदन को आते हुए देखा। कुंदन ने पास आकर सलाम किया और कहा, रात का कुछ हाल मालूम है या नहीं? किशोरी, सब कुछ मालूम है, तुम्ही ने तो गुल मचाया था। कुंदन ताज्जुब से, यह कैसी बात कहती हो? किशोरी, तुम्हारी आवाज़ साफ मालूम होती थी। कुंदन, मैं तो चोर चोर का गुल सुनकर वहाँ पहुँची थी और उन्हीं की तरह खुद भी चिल्लाने लगी थी। किशोरी हंसकर, शायद ऐसा ही हो। कुंदन, क्या इसमें आपको कोई शक है? किशोरी, बेशक, लो ये लाली भी आ रही है। कुंदन कुछ घबराकर, जो कुछ किया उन्होंने किया। इतने में लाली भी आकर खड़ी हो गई और कुंदन की तरफ देखकर बोली, आपका बार तो खाली गया? कुंदन घबराकर, मैंने क्या? लाली, बस रहने दीजिए, आपने मेरी कार्रवाई कम देखी होगी, मगर 2 घंटे पहले मैं आपकी पूरी कार्रवाई मालूम कर चुकी थी। कुंदन बदहवास होकर, आप तो कसम खा। लाली, हाँ हाँ, मुझे खूब याद है, मैं उसे नहीं भूलती। किशोरी, जो हो, मुझे अब 5-7 दिन तक नारंगी की कोई ज़रूरत नहीं। किशोरी की इस बात ने लाली और कुंदन दोनों को चौंका दिया। लाली के चेहरे पर कुछ हंसी थी, मगर कुंदन के चेहरे का रंग बिल्कुल ही उड़ गया था, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि किशोरी ने भी रात की कुल बातें सुन ली। कुंदन की घबराहट और परेशानी यहाँ तक बढ़ गई कि किसी तरह अपने को संभाल न सकी और बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। अब लाली और किशोरी में बातचीत होने लगी। लाली, मालूम होता है कि तुमने भी रात भर अय्यारी की? किशोरी, हाँ, मैं कुंदन की तरफ छिपकर गई थी।
लाली, तब तो तुम्हें मालूम हो गया होगा कि कुंदन तुम्हें धोखा दिया चाहती है। किशोरी, पहले तो ये साफ नहीं जान पड़ता था, मगर जब तुम्हारी तरफ गई और तुमको किसी से बात करते सुना तो विश्वास हो गया कि इस महल में केवल तुम ही से मैं कुछ भलाई की उम्मीद कर सकती हूँ। लाली, ठीक है, कुंदन की कुल बातें तुमने नहीं सुनी, क्या मुझसे भी रुक कर, खैर जाने दीजिए। हाँ, अब वह समय आ गया कि तुम और हम दोनों यहाँ से निकल जाएं। क्या तुम मुझ पर विश्वास रखती हो? किशोरी, बेशक तुमसे मुझे नेकी की उम्मीद है, मगर कुंदन बहुत बिगड़ी हुई मालूम होती है। लाली, वह मेरा कुछ नहीं कर सकती। किशोरी, अगर तुम्हारा हाल किसी से कह दे तो? लाली, अपनी जुबान से वह नहीं कह सकती, क्योंकि वह मेरे पंजे में उतना ही फंसी हुई है जितना मैं उसके पंजे में। किशोरी, अफसोस, इतनी मेहरबानी रहने पर भी तुम वह भेद मुझसे नहीं कहती। लाली, घबराओ मत, धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा। इसके बाद लाली ने दबी जुबान से किशोरी को कुछ समझाया और 2 घंटे में फिर मिलने का वादा करके वहाँ से चली गई। तो साथियों, यहाँ ये 10वां बयान समाप्त होता है। अगले बयान के साथ मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग।